आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें महान महान लोगों ने, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, बागभट्ट ऋषि, निघंटु ऋषि, पाराशर ऋषि, ये सब महान महान लोगों ने एक बात कॉमन कही है, और वो ये कही है कि जो व्यक्ति मरीज होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है। इसको आप गंभीरता से मनन करते रहिए। ये बात चरक ने भी कही है, सुश्रुत ने भी कही है, बागभट्ट ने कही है, निघंटु ने कही है, पाराशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है, क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता। जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकित्सा भी कर सकता है, बस उसको कुछ ज्ञान की जरूरत है। और कुछ ज्ञान, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्ञान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है। उनके इस वाक्य से मुझे बहुत प्रेरणा हुई कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है। और आयुर्वेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को। वो ये कहते हैं कि आयुर्वेद का 85% हिस्सा, ये बात मैं आप सबको बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं, इसको आप कभी भूलिएगा मत। आपके जीवन के स्वास्थ्य और चिकित्सा का 85% हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयं उसे कर सकते हैं। मात्र 15% हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेषज्ञ की मदद की जरूरत पड़ सकती है। मात्र 15%। अगर परसेंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33% पर आदमी पास हो जाता है, और उसके ऊपर सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और 60 पे तो फर्स्ट डिवीजन होती है, 75% पे तो डिस्टिंक्शन आ जाती है। मैं 85% की बात कर रहा हूं। 85%, 85% चिकित्सा और स्वास्थ्य का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयं अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेषज्ञ की मदद के। बस 15% हिस्सा है जिसमें किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूं कि ये जो 15% हिस्सा है आपकी जिंदगी का जिसमें आपको विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है, ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां हैं। सबसे कम बीमारियां, माने जहां आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े आपके जीवन में, वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है। और जहां विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में, वो बीमारियां सबसे ज्यादा है। इसका माने कि हम 85% तो डॉक्टर हो ही सकते हैं। कंक्लूजन इस बात का यह है। अब आप अगर 85% से और बेहतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागभट्ट ऋषि कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए, बस। और वो दूसरी महत्व की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए। शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं। शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलॉजी, थोड़ा एनाटॉमी, आज की भाषा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विज्ञान आपको मालूम हो। और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है। भारत सरकार ने विभिन्न तरह की छोटी छोटी पुस्तकें छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में अब तो ये आ गया है। वो किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलॉजी तो समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत एनाटॉमी समझ में आ जाएगा। शरीर के क्या क्या अंग हैं, अंगों के क्या क्या उपांग हैं, हृदय है तो कहां है, लीवर है तो कहां है, किडनी है तो कहां है, लीवर का किडनी से क्या संबंध है, किडनी का हृदय से क्या संबंध है, आपस के उनके इंटर रिलेशनशिप है। अब तो एक चार्ट आता है कैलेंडर जैसा, मेरी आपको विनती है कि खरीद के एक टांग लीजिए अपने घर में, आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा। तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम हैं वो जो भाषा में दिए गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है, तो आप आयुर्वेद वाला ले लीजिए, वो आसानी से समझ में आएगा, उनके आपस के संबंध वगैरह वगैरह। मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्ध है आपके सामने।
और इसमें ज्यादा बात करूंगा तो समय खर्च होगा। आपको सिर्फ संकेत कर रहा हूं कि आज आप चाहें तो आज, नहीं तो एक दो दिन में कुछ ऐसी पुस्तकें फिजियोलॉजी एनाटॉमी की खरीद लें, नहीं तो एक कैलेंडर चार्ट आता है वो ले लें, 2-3 कैलेंडर के चार्ट आते हैं वो ले लें। अभी सरकार ने एक 12 कैलेंडर का चार्ट निकाला है, बहुत ही सरल भाषा में है, बहुत आसान है। उसको घर में टांग कर पलटते रहें, देखते रहें। ज्यादा से ज्यादा 8-10 दिन आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा लीवर क्या है, हृदय क्या है, किडनी क्या है, आपस के इनके फंक्शंस क्या है। ये बात भागवत जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहचान लो। अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है, इसको जरा और समझिएगा। शरीर को जानना है तो ठीक है, लेकिन भोजन को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी। माने उनका कहना यह है कि शरीर को जान लें तो ठीक है, नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहचान लें। और भागवत जी ने पूरी विनम्रता से, पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहचान लिया उसको जिंदगी में कभी भी किसी चिकित्सक की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अब भोजन को पहचान लिया माने रसोई घर को पहचान लिया, सीधी सी बात है। और भागवत जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है। और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विज्ञान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विज्ञान है, जिसको भोजन विज्ञान कहें या पाक शास्त्र कला कहें, जो भी बात आप कहना चाहें। वो ये कहते हैं कि इससे बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं। इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से। वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं भोजन से ज्यादा रिसर्च, और अगले हजारों साल में होगी नहीं। और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई, और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी। क्यों? दूसरे देशों में भोजन ही नहीं है, रिसर्च क्या करेंगे? हो भोजन तब तो रिसर्च करें। आप में से बहुत सारे लोग यूरोप गए होंगे, अमेरिका गए होंगे। आप देखिए भोजन क्या है उनके पास, ले दे के एक पाव रोटी और डबल रोटी। अब वो आलू से खा लो या प्याज से खा लो, प्याज से खा लो कि आलू से खा लो। उसको बीच में काट के प्याज भर लो या प्याज बगल में रख के खा लो। उसको पिज्जा कह दो, बर्गर कह दो, हॉट डॉग कह दो, कोल्ड डॉग कह दो, वो प्रिपरेशन तो एक ही है ना। और वो प्रिपरेशन है मैदे का, मैदे को सड़ाकर बनाया हुआ। इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं जिसको फूड स्टफ कहा जाए, माने सॉलिड भोजन, मुख्य भोजन कहा जाए। वो उनके पास एक ही है, पाव रोटी, डबल रोटी। उसको वो मछली से भी खा सकते हैं, गाय के मांस से भी खा सकते हैं, बकरे के मांस से भी खा सकते हैं, या वगैरह वगैरह कहीं से कुछ भीख में मिल गया, दाल चावल वगैरह, तो उसके साथ खा सकते हैं। वो सब भीख में मिला हुआ है, उनके यहां कुछ होता है नहीं। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। एक बार एक विदेशी व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया। एक जर्मनी का व्यक्ति था, उससे झगड़ा हो गया। झगड़ा कुछ इस बात का था कि भारत महान है कि जर्मनी महान है। ये जर्मनी के लोगों को आप जानते हैं, थोड़ा शॉविनिज्म बहुत है। खराब शब्द है शॉविनिज्म, लेकिन मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, दुनिया में हमसे बड़ा कोई नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वगैरह वगैरह। हिटलर भी यही कहता था। तो उसकी महानता की हवा निकालने के लिए मैंने उससे कुछ सवाल कर लिए, तो परेशान हो गया। लेकिन जर्मनी की असलियत सामने आ गई। मैंने उसको पूछा तुम्हारे देश में क्या होता है? गन्ना होता है, गन्ना, शुगर केन? तो उसने कहा नहीं होता। आम होता है? आम नहीं होता। केला होता है? नहीं होता। चीकू होता है? नहीं होता। संतरा होता है? नहीं होता। मौसम्मी होती है? नहीं होती। वो बहुत परेशान हो गया, तो कहने लगा देखिए मिस्टर राजीव दीक्षित, कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। अब बात आगे करिए। कोई भी मीठी चीज मेरे देश में नहीं होती। एक वाक्य में उसने खत्म कर दिया। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, मीठी चीज नहीं, कड़वी चीज पूछते हैं। मेथी होती है? मेथी? मेथी तो मीठी नहीं है। तो मेथी होती है? उसने कहा नहीं होती। पालक होता है? नहीं होता। चुकंदर होता है? नहीं होता। फिर थोड़ी देर में परेशान हो गया, कहने लगा हरे पत्ते की कोई चीज मेरे देश में नहीं होती। तो मैंने कहा फिर होता क्या है?
तो उसने कहा दो ही चीजें हैं, एक तो आलू होता है और एक प्याज होती है, तो आलू को प्याज में मिला के खा लो या प्याज को आलू में मिला के खा लो, और कुछ नहीं होता। फिर मैंने उसको गिनाना शुरू किया कि देखो भारत में क्या क्या होता है, मीठी चीजों में क्या क्या होता है, खट्टी चीजों में क्या क्या होता है, तीखी चीजों में क्या क्या होता है, कसैली या कड़वी चीजें क्या क्या हैं। 6 रस है ना, षड रस की बात कही जाती है। 6 रस में मैंने गिनाना शुरू किया तो वो कहता है कि यार इसमें तो एक एनसाइक्लोपीडिया लिख जाएगा। मैंने कहा यस, भारत में इतना ही होता है। और मैंने उसको जब ये कहा कि ये हर गांव में होता है, तब तो वो बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा हर गांव में होता है, 7,32,000 गांव हैं, हर गांव में ये सब होता है। माने किसी गांव को दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, नमक को छोड़कर। तब उसने कहा कि सच में इंडिया इज ग्रेट, ये ग्रेटनेस है अपने देश की। हमको अगर ये समझ में आती है तो भागवत जी की बातें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। मैं भागवत जी के बारे में 1-2 जानकारी और देकर विषय पर आना चाहता हूं, ये भूमिका के रूप में कह रहा हूं। भागवत जी भारत देश के उन महान ऋषियों में गिने जाते हैं जिन्होंने चरक से भी ज्यादा काम किया। ये बात को बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं। अब तक हमने बार बार चरक का नाम सुना है, चरक चरक चरक। भागवत जी चरक के शिष्य थे और चरक ने जितने साल काम किया उससे 1.5 गुना ज्यादा काम भागवत जी का है। चरक जी के जाने के बाद चरक ने जो सूत्र लिखे हैं, जो उनकी खोज है, रिसर्च है, चरक संहिता जो पूरा का पूरा शास्त्र है, उसके एक एक सूत्र को प्रमाणित करने का काम भागवत जी ने किया। प्रमाणित करने का मतलब ऑब्जर्वेशन करना, फिर जैसा रिजल्ट है वैसा ही प्राप्त करना। जैसे चरक ऋषि ने कहा ये खाने से ये होता है, मान लो उन्होंने एक स्टेटमेंट कर दिया कि ये वस्तु खाने से ये होता है, भागवत जी ने उसको प्रमाणित करने में 25 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा दिए, और जब तक देख नहीं लिया तब तक उसको लोगों को कहने लायक नहीं माना। हमारे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र के जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि चरक जो थे महापंडित थे, बहुत ऊंचे स्थान के व्यक्ति थे, लेकिन भागवत जी थे वो साधारण आदमियों के चिकित्सक थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चरक ने जो बातें बहुत गहराई से और गूढ़ शब्दों में कही हैं, भागवत जी ने उनको बहुत सरल करके साधारण लोगों की समझ में आए वैसा प्रस्तुतिकरण कर दिया है। भागवत जी की ये 2 पुस्तकें अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैंने चरक को पढ़ लिया, सुश्रुत को पढ़ लिया, निघंटु को पढ़ लिया, सबको पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने सबका निचोड़ डाल दिया उसमें। और वो ये कहते हैं कि अब मैंने जो तैयार कर दिया है अष्टांग हृदयम या अष्टांग संग्रहम, ये आम आदमी के लिए है, वो चाहे तो इसका पालन करे और अपने जीवन में मेरी तरह से सुखी और निरोगी रहे। भागवत जी 135 वर्ष तक जिंदा रहे और उनके शिष्य बताते हैं कि उन्होंने इच्छा मृत्यु को धारण किया। माने उनकी इच्छा हो गई थी कि अब बहुत दिन जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं है, तो मृत्यु को वर्ण किया। ऐसे पंडित आदमी, इतनी कमांड अपने शरीर पर। और वो ये कहते हैं जब मृत्यु को जा रहे थे तो उनके शिष्य कह रहे थे कि परेशान हम हो जाएंगे, आप चले जाएंगे। उनका कोई परेशानी नहीं है, ये शरीर छोड़ूंगा, दूसरा धारण करूंगा। जैसे तुम शर्ट बदलते हो मैं बदल लूंगा, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए, इस शरीर का सीमा हो गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मृत्यु को धारण किया अपनी इच्छा से, उन्होंने जो कुछ अपने जीवन में किया है वो 2 ही पुस्तकों में सारा समाहित है, तीसरी कोई पुस्तक उन्होंने लिखी नहीं। और वही दोनों पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं। 7,000, 2 पुस्तकों में कुल मिलाकर 7,000 सूत्र हैं। सभी सूत्र संस्कृत में हैं, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उस जमाने में हिंदी थी नहीं, तमिल थी नहीं, तेलुगु थी नहीं, ज्यादा से ज्यादा संस्कृत ही थी या प्राकृत थी। तो संस्कृत में उन्होंने सब कुछ लिखकर छोड़ दिया। वही सूत्र मैं पिछले कई वर्षों से पढ़ता रहा, 4-5 वर्षों से तो बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूं। जब से मुझे मन में ये बात आई पढ़ता रहा। और हमारा जो अभियान है जो पूरे देश में हम चलाते हैं स्वदेशी के लिए, उससे ये बहुत गहराई से जुड़ा है।
क्योंकि हमारे अभियान में अब तक हम ये बात करते थे ना कि घर में पेप्सी कोला कोका कोला मत लाओ क्योंकि विदेशी पेय है। फिर मैं ये भी कहता था ये पीने लायक नहीं है, टॉयलेट क्लीनर है। बहुत साल पहले मैं बोल के गया था चेन्नई में। अब सरकार ने भी मान लिया है कि टॉयलेट क्लीनर है और वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि टॉयलेट क्लीनर है। तो ये बातें हम स्वदेशी अभियान में जोड़कर चलते थे। जब मुझे पता चला कि इसी स्वदेशी अभियान का एक बड़ा हिस्सा है पेप्सी कोका कोला भारत से धन लूटकर अमेरिका ले जा रहा है, ऐसे एलोपैथी चिकित्सा की दवाएं बनाकर कंपनियां उससे भी ज्यादा लूट कर ले जा रहे। एक अमेरिकन कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उसकी बैलेंस शीट मैंने देखी तो उनका मुनाफे का प्रतिशत 20,000 है, माने 20,000% प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भारत में। पेप्सी कोका कोला तो 1000% पे काम कर रहे हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल 20,000% पे काम कर रहा है। एक अमेरिकन कंपनी है एली लिली, उनका प्रॉफिट परसेंटेज 35,000 है, 35,000% मुनाफा कमा रहे हैं वो भारत में। तो ध्यान में आया कि विदेशी कंपनियां पेप्सी कोका कोला बेचकर जितना धन कमा रही हैं उससे कई गुना ज्यादा एलोपैथी की दवाएं बेचकर कमा रही हैं, और उस धन को कमाने में भारत के चिकित्सक उनकी थोड़ी मदद कर रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं दवाओं का प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं जो ये कंपनियां बेच रही हैं। मैंने बहुत सारे चिकित्सकों से यह पूछने का लगातार प्रयास किया है कि आप इसी कंपनी की दवाएं क्यों लिखते हैं। मान लो एक चिकित्सक है, बहुत पैसे वाला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की ही दवाएं लिखता है। बंबई में मैंने ये ज्यादा काम किया। और एक है वो एली लिली की ही लिखता है, एक है सेंडोज की ही लिखता है, एक सीबागाइगी की ही लिखता है। तो पता चला कि उनका कमीशन फिक्स है। ये खराब शब्द बोलने के लिए आप मुझे माफ करेंगे, डॉक्टरों का कंपनियों से कमीशन फिक्स है। माने कमीशन जो कंपनी ज्यादा देगी वो उसका प्रिस्क्रिप्शन लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको आपकी चिकित्सा से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने कमीशन की चिंता है। और वो कमीशन खाकर ऐसी दवाएं भी लिखेंगे आपको जो जरूरत नहीं है, गैर जरूरी है। अक्सर आपने देखा है कि एक साथ कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, 18-20 गोलियां लिखी हुई हैं, 4 सुबह 4 दोपहर 4 शाम 4 रात गोलियां ऐसे खिलाते हैं जैसे सब्जियां खाएं हम। और वो तो कहते हैं कि सब्जी वब्जी खाओ ही मत, गोलियां ही खाते रहो। हाँ, विटामिन बी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन सी के लिए भी गोली खा लो, विटामिन ए के लिए भी गोली खा लो, और गोली से भी ज्यादा इंजेक्शन लगवा लो। और अब तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या सब बना दिया। माने जो प्रकृति हमें दे रही है उसके चक्कर में न फंस के ये गोलियों के चक्कर में फंसो ताकि कंपनी का माल बिके, ताकि उनका भी कमीशन बढ़े। ये पूरे देश में चल रहा है, कहीं ज्यादा कहीं कम। मैं आपको विनम्रतापूर्वक यह कहने आया कि जिस चिकित्सक को भगवान मानकर आप उसके पास जाते हैं, पैसे भी देते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन वो दवा आपको देता है कमीशन के आधार पर कि ज्यादा कमीशन है तो ये दवा लिखनी है, नहीं तो नहीं लिखनी। और भारत की सरकार बिल्कुल भी फेल हो चुकी है इस कमीशन खोरी को रोकने में। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है कि डॉक्टरों की कमीशन खोरी पर वो कंट्रोल कर सके। जो शपथ लेकर डॉक्टर निकल रहे हैं उसके ठीक उल्टे काम वो अपने जीवन में कर रहे हैं। एक शपथ उनको दिलाई जाती है, वो शपथ लेकर निकलते हैं, उसमें बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जीवन ठीक उसका उल्टा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगा कि भागवत जी की बात जो वो कहते हैं कि 85% जो जीवन की चिकित्सा है वो हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है, 15% के हिस्से में विशेषज्ञ की जरूरत है। तो मुझे लगा कि जो 85% है वो तो जानो,